हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आपका 4 नवंबर 2025 को हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की शिफ्ट के क्वेश्चंस हम पहले की क्लास में कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है हेमी स्पेरिकल कैप ऑन द टेम्पल्स पिलर हैज़ ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया इज द स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक मंदिर के शिखर पर एक अर्ध गोलाकार ढक्कन लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या आपको दी है 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, तो अर्ध गोलाकार जो ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, अर्ध गोले का हमको कर्व सरफेस एरिया पता है। अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो टोटल सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है अर्धगोले का? 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर की वैल्यू हमको दी है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 पाई, यानी कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया अर्धगोले के ढक्कन का? 18 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ब्लॉक्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स in hundreds 450 460 455 470 465 find the sample standard deviation of electricity bill। आपसे कह रहा है एक बिजली बिल की आपको खपत दी हुई है मासिक 450, 460, 455, 470, 465। बिजली बिल का नमूना मानक विचलन आपसे पूछा है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, तो सैंपल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला रहता है आपका अंडर रूट के अंदर सिग्मा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ एक्स आपका क्या रहता है? जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं वो एक्स रहते हैं, इसको एक्स आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, एक्स बार क्या होता है? एक्स बार का मतलब होता है इनका एवरेज, जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं। तो एक तरीका क्या है, इन सबको जोड़ के और जितनी संख्याएं उनसे क्या दे दो, भाग। या आप देखो यहाँ ये सीरियल में लिखी हुई है 450। ठीक है, अगर हम इनको देखो, इस सब में 5 5 का अंतर है। ठीक है, अगर हम इनको उससे लिख लें एक सीरियल से 450, फिर 455, फिर 460 और फिर 465 और 470, यही दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अगर कोई संख्याएं ऐसे समांतर श्रेणी में लिखी हुई हैं तो उनका एवरेज क्या रहता है? मिडिल टर्म, यानी कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 460। ठीक है, या मीन कह लो। ठीक है, या आप इनको क्या, इनको जोड़ के भी और जितनी संख्या है उनसे भाग दे के भी उनका मीन निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमको क्या निकालना है? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उनका हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का हमको ये सिग्मा निकालना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे 460 और 450 का डिफरेंस कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। प्लस फिर 460 और 455 का डिफरेंस कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। प्लस इसका डिफरेंस कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। 60 और 65 का डिफरेंस कितना है? 5, तो 5 का 25। प्लस 60 और 70 का डिफरेंस कितना है? 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और 100 200 और 250, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 250। वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और एन की वैल्यू हमको पता ही है कितनी है। कितने डेटा है यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। 5 संख्याएं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट इसकी वैल्यू कितनी दी हमको? 250 अपॉन एन माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 125/2, या अंडर रूट के अंदर कितना दिया है? 62.5, है ना, यानी कि 8 के आसपास नंबर है, यानी कि 8 से हल्का सा कम आएगा। ठीक है, 7 हो नहीं सकता क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या रहता है? 49। ये तो बड़ा है, 62 है। 8 8 से 8 का स्क्वायर क्या रहता है? 64। 64 से छोटा है, यानी कि 8 से हल्का सा छोटा आएगा। 5 भी नहीं हो सकता है, यानी कि एक ही आंसर हो सकता है जिसके करीब है 7.91, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या रहता है? 64। 64 के आसपास ये नंबर है और 64 से छोटा है, इसलिए नंबर भी हमारा क्या आएगा? इसका क्यूब रूट अंडर रूट भी क्या आएगा? 8 से छोटा नंबर, यानी कि 7.91। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बार आरेख में पट्टियां किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं।
बराबर चौड़ाई के साथ एक दूसरे के पास एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई अलग अलग चौड़ाई में या बिना किसी क्रम के रैंडम। तो बार आरेख में पट्टियां किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, बराबर चौड़ाई की रहती हैं, साइड बाय साइड विद इक्वल विथ। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। देखिए हमारा बार डायग्राम है, इसमें पट्टियां देखिए कैसे व्यवस्थित हैं, ये बराबर चौड़ाई की हैं और साइड बाय साइड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर चौड़ाई की साइड बाय साइड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए पैरेललोग्राम हैज ए बेस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर एंड इट्स एडजेसेंट साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपसे कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी आपको आधार की भुजा दी है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 18 सेंटीमीटर और उसकी एडजेसेंट साइड सटी हुई भुजा की लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। आपसे इसका परिमाप पूछा है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हों और एक दूसरे के पैरेलल हों। जैसे ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, समांतर होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी और आपस में बराबर भी होती है। यानी कि ये वाली साइड अगर आपको कितनी दी हुई है, बेस 30 दिया, उससे सटी हुई साइड कितनी दी है 24, यानी कि ये 30 दी है तो ये भी कितनी होगी इसके सामने की 30, ये 24 दी है तो ये भी कितनी होगी 24। आपसे पेरीमीटर पूछा है, या तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 30 और 30 60 और 48 108, या आप इसका फॉर्मूला भी रहता है पैरामीटर निकालने का 2l प्लस 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2l प्लस बी कितना आ जाएगा 30 और 24 54 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 108। तो ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, यानी कि आंसर कितना आ गया 108 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए रेगुलर राइट ट्राइंगुलर पिरामिड हैज ए बेस साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर और हाइट 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। कह रहा है एक नियमित समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड किस पे बना है, समबाहु त्रिभुज पे बना है, जिसकी भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 9 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, उसका आयतन पूछा है। तो पिरामिड का आयतन निकालने का, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/3 पिरामिड का बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या रहता है, √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 इंटू हाइट कितनी दी आपको 9 सेंटीमीटर, तो 9। 3 से इसको काटेंगे 3 बार, ठीक है, 25 थी 75√3/4, ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फॉर एन एंगल थीटा इज 45 डिग्री, थीटा आपको कितना दिया 45 डिग्री, तो आपसे कहता है साइन थीटा किसके बराबर है। तो हम जानते हैं साइन में साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 रहती है और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या रहती है 1/√2, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 45 किसके बराबर हो जाएगा कॉस 45 के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं टेन 45 की वैल्यू कितनी रहती है 1, कॉट 45 की कितनी रहती है 1, सेक 45 की वैल्यू कितनी रहती है √2। ठीक है, आपसे पूछा था साइन 45 की, तो साइन 45 किसके बराबर हो जाएगा कॉस 45 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियाई 3 मीटर एंड 2 मीटर आर प्लेस्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। आपसे कह रहा है दो सर्कल हैं जिनकी आपको रेडियस दी है 3 मीटर और 2 मीटर, ठीक है, दो वृत्ताकार प्लेट हैं या सर्कल कह सकते हैं इनको, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 5 मीटर। तो कह रहा है उनकी कितनी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे कह रहा है दो सर्कल हैं, एक की रेडियस है, तो आपसे कह रहा है इनकी कितनी ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, और इनकी रेडियस कितनी दी है आपको 3 और 2 मीटर, ठीक है। इसकी रेडियस आपको दी है कितनी 3 मीटर और इसकी यहां से यहां तक की कितनी दी है आपको 2 मीटर, और इनकी डिस्टेंस भी कितनी दी है आपको d बराबर कितनी दी है 5 मीटर। तो आप यहां देख सकते हैं d की वैल्यू जो है वो r1 प्लस
R2 के बराबर, यानी कि 3 + 2, यानी कि इनकी डिस्टेंस और इनकी रेडियस का सम बराबर है, यानी कि ये दोनों सर्किल क्या है, एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। तो जब दो सर्किल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो उनकी कितनी ओवेनेस्ट कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, 3। कैसे खींची जा सकती है, एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, 2 ये हो गई, और तीसरी हम ऐसे खींच सकते हैं। यानी कि जब भी कोई दो सर्किल बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, हमेशा 3 खींची जा सकती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें। जैसे मैं आपसे कहूँ दो सर्किल हैं, वो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, 4 खींची जा सकती हैं, 1 2, ठीक है, तीसरी यहाँ से ऐसे खींची जा सकती है, यहाँ टच करेगी, और चौथी ऐसे खींची जा सकती है, यानी कि 4 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसकी, जो उससे पहले शिफ्ट हुई थी, उसमें आपसे पूछा था दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, तो उनकी केवल एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है उस केस में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है A small construction firm has 6 workers who can complete a road patching job in 8 days। कह रहा है एक निर्माण कंपनी में 6 मजदूर हैं जो एक सड़क की मरम्मत का कार्य जो है वो 8 दिनों में कर सकते हैं, 6 मजदूर। आपसे कह रहा है यदि 4 मजदूर और जोड़ दिए जाएं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम इसको किससे करते हैं, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से करते हैं। क्या रहता है, M1 D1 बराबर M2 D2। अगर घंटे दिया होता तो घंटे भी लिख लेते। आपसे कह रहा है 6 मजदूर हैं और 8 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। हमने मान लिया हर एक मजदूर की एफिशिएंसी है, तो इतना काम करते होंगे। अब यही सेम काम कह रहा है अभी 4 मजदूर और आ जाए, यानी कि 10 मजदूर हो जाएंगे। अब तो आपसे कह रहा है बताइए कितने दिन लगेंगे, तो D दिन लगेंगे। तो 48/10 नीचे आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी आएगी, अब कितने दिन लगेंगे, 4.8 दिन लगेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4.8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2 drums contain 84 liters and 108 liters of oil respectively. Find the greatest quantity that can be measured using the same size container from both drums without any remainder। आपसे कह रहा है 2 ड्रम है जिनमें क्रमशः 84 लीटर और 108 लीटर क्या है, तेल है। ऐसी अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए जिसे एक ही आकार की बर्तन से दोनों ड्रमों में बिना कोई शेष बचे मापा जा सके। ठीक है, हमको अधिकतम मात्रा लेनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम क्या करते हैं, हमेशा अधिकतम, अधिकतम मतलब क्या होता है, SCF। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या लेते हैं, SCF लेते हैं। तो 84 और 108, हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो 84 को भी पूरा पूरा काट दे और 108 को भी पूरा पूरा काट दे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, बिना कोई शेष बचे। तो 84 और 108 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया करे तो आप क्वेश्चन से देख लीजिए। सबसे पहले 24 काटता है क्या, 84 को नहीं काटता, यानी कि नहीं हो सकता। 24 से छोटा 18, ये भी नहीं काटता। 12, हाँ 12 काटता है, 12 84 को भी काटता है 7 बार, और 12 108 को भी काटता है 9 बार, यानी कि वो बड़ी से बड़ी अधिकतम मात्रा कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 लीटर। यानी कि इनका SCF कितना आएगा, 12। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बॉड मास का रूल लगाते हैं। तो बॉड मास सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। फिर हम 16 में से 8 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक नियमित त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज रहता है उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। या कोई भी पॉलीगन हो, जो चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उसके हम आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, n-2 इंटू 180। यहाँ पे n क्या रहता है, n क्या रहता है, नंबर ऑफ साइड। जैसे यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 - 2 इंटू 180, तो क्या आ जाएगा, आंतरिक कोणों का योग 180। जैसे मैं आपसे कहूँ चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का आंतरिक कोणों का योग कितना रहता है, या भुजाओं की संख्या कितनी रहती है, 4। तो 4 - 2 इंटू 180, यानी कि कितना आ जाएगा, 360। यानी कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 360। और एक चीज और आपको याद रखनी है, कोई भी फिगर हो दुनिया में, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर जो एंगल रहते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स रहता है। वो क्या रहता है, 360।
इंटीरियर एंगल का सम बदलता रहता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स रहता है 360। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बास्केट में 6 चेरी, 9 ब्लूबेरी, 10 बादाम और 5 अखरोट हैं, जहां बादाम और अखरोट कैसे हैं, ड्राई हैं, सूखे हैं। यदि दो फलों को हमने निकाला तो उसमें कह रहा है दोनों के सूखे मेवे होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम मतलब अपन ने कितनी मेवे निकाले, 2 निकाले, और टोटल है कितने, 9, 6, 15 और 10, 25 और 5, 30, यानी कि 30 में से 2 निकाले तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3C2। अब क्या कह रहा है, फेवरेबल, फेवरेबल में क्या है, मतलब हमें क्या चाहिए, दोनों के सूखे मेवे होने की प्रायिकता बतानी है, और सूखे हैं क्या क्या, बादाम और अखरोट। तो बादाम कितने हैं, 10, और अखरोट कितने हैं, 5, यानी कि 15 में से हमने 2 निकाली, और दोनों कैसे होने चाहिए, सूखे। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो NCR अगर आपको दिया है तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या रहता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो 15 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 15 गुणा 14, ठीक है, इतने ही सॉल्व करेंगे, इंटू फैक्टोरियल 13। ठीक है, 15 में से 2 जाएगा नीचे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही रहती है। ऐसे हम नीचे सॉल्व करेंगे, 30, उसके बाद 29, उसके बाद फैक्टोरियल 28। आगे सॉल्व करेंगे n माइनस आर, 30 में से जाएगा तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल 28 इंटू 2, 28 से 28 कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा, 15 गुणा 14, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना बचा, 30 गुणा 29। इससे हम इसको काटेंगे 15 से 2 बार, 2 से 7 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/29, यानी कि आंसर क्या है, 7/29। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है यदि m प्लस n की वैल्यू आपको दी है 6, m स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर की वैल्यू दी है 14, तो आपसे m³ प्लस n³ पूछा है। तो m³ प्लस n³, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, m प्लस n अपॉन एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एन स्क्वायर। यही कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। m प्लस n की वैल्यू कितनी दी है, 6, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 14, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 84। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे a प्लस बी की वैल्यू दी है आपको 5, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दिया है, 13 दिया है। तो आपसे a की और b की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला रहता है क्या, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है a प्लस बी, इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अगर हम ab की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। तो हम ab की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि 5 की वैल्यू हमको कितनी दी है, 25, a स्क्वायर बी स्क्वायर हमको कितना दिया है, 13 प्लस 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 25 में से 13 जाएंगे 12, और 12 का 2 से भाग देंगे तो 6, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। बस यहाँ हम रख देंगे। अब a प्लस बी कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, a प्लस बी की ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6, 5, 25 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा, 7, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम इनकी कोई वैल्यू सोच पा रहे हैं, जैसे अगर हम वैल्यू, ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। देखिए हम ऐसी 2 संख्याएं सोच सकते हैं कि जिनका सम करने पे 5 आए और स्क्वायर करने पे 13 है। देखिए अगर हम 3 और 2 लेंगे तो 3 और 2 का सम कितना आएगा, 5, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 9 और 4 13। देखो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि वो संख्याएं कितनी होंगी, 3 और 2। अगर यहाँ बस यहाँ रख देंगे 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ गया 27 प्लस 2 का क्यूब कितना आ गया 8, यानी कि 35। ये हो गया हमारा हिट एंड ट्रायल से। ये देखिए हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बिट से बेस्ट डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसीज डेट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज सिमेट्रिकली। आपसे कह रहा है किस आकृति से उस हिस्टोग्राम का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है जिसमें बारंबारताएं पहले तो बढ़ती हैं और फिर
सम्मित रूप से घटती हैं, यानी कि पहले तो बढ़ती हैं फिर सम्यक रूप से घटती हैं। ठीक है, तो किससे किया जा सकता है? बाएं और विकृत, स्क्विड लेफ्ट, बेल शेप्ड, घंटी के आकार का बेल शेप्ड, समान यूनिफॉर्म और दाएं और विकृत। तो क्या हो जाएगा आंसर? घंटी के आकार का बेल शेप्ड। देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए पहले क्या कह रहा है? पहले तो बढ़ती हैं फिर उसके बाद सम्यक रूप से घटती हैं, तो कैसी बन जाएगी ये? एक घंटी के आकार की बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा आंसर आए तो क्या है? घंटी के आकार की। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। हम आगे की आए हुए शिफ्टों में, नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे हमारे शिफ्टों में क्वेश्चन आए हैं, आगे की डेट में जो आपके एग्जाम हुए थे, हम उनको उनमें आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।